अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। कुछ ईद डेज़ के प्रोग्राम हैं जो साथ-साथ आप कुछ देखते आए हैं दोस्तों अहबाब के साथ। लेकिन आज मैं एक और ही वर्सटाइल शख्सियत मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। वैसे तो स्पेसेस में मुलाकात होती रहती थी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे सुना करते थे। लेकिन जब दुबई जाना हुआ, जब बैठे फिर वो समझ आई कि नहीं भई पाकिस्तानियों में बहुत इंटेलेक्ट और वो चाहती हैं साफ-सुथरी सहाफ़त भी और वो पाकिस्तानी निज़ाम से आए हुए थे तंग। तो बड़ी हिम्मत है। जी, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ फ़ायज़ा दाऊद साहिबा की, मेरे साथ इस वक़्त मसरूफ़ हैं। अब मसरूफ़ से मुराद है आप प्रोग्राम में आप देख रहे हैं और थोड़ा-सा कुछ ईद और इनकी अपनी लाइफ़ के बाद कुछ सियासी बसीरत इनकी बहुत ज़बरदस्त है। मैं कई चीज़ों से इम्प्रेस हूँ कि और ये ट्रू प्रोफ़ेशनल के तौर पर काम करती रही हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं अब स्टाइल बदल गया है। लेकिन ये शायद वो सुनने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं मैं उसी स्टाइल से चलूँगी और आपको पता है ये जब मास्टर किया सहाफ़त में फिर इन्होंने पीटीवी में कुछ अरसा काम किया, चूँकि बाय बर्थ दुबई में पैदा हुई, तो वहाँ फिर एआरवाई में वक़्त बड़ा गुज़रा। कुछ अरसा कैपिटल टीवी में भी ग़ालिबन गुज़रा। तो इन सबसे ये पूछते हैं जी, फ़ायदा पहले तो बड़ा मुख़्तसर सा अपनी लाइफ़ के कुछ चीज़ें तो मैंने बता दी हैं। तो एक सवाल है कि व्हाय आपने शोबा-ए सहाफ़त क्यों चुना जबकि आप पैदा पाकिस्तान में नहीं हुई, आप दुबई में सहाफ़त का क्या ताल्लुक? क्या कहेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब और अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम तर व्यूअर्स को। बहुत शुक्रिया आपने जो है मुझे मदऊ किया अपने इस चैनल पर। बड़ा पॉपुलर, बड़ी अच्छी बर-वक़्त इन्फॉर्मेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के हवाले से आप देते रहते हैं और ईद के हवाले से क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो सबको ईद मुबारक। और ख़ास तौर पे हमारे अहले वतन को बहुत सारे लोग बड़ी मुश्किलात का इस वक़्त सामना कर रहे हैं। न सिर्फ़ मौशी तौर पर बल्कि हम देख रहे हैं माशरती तौर पर भी बड़ी मुश्किलात हैं, तो इंसान का दिल वहीं पर रहता है और परेशानी रहती है तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी आने वाली ईदें हमारे मुल्क के लिए जो है वो बड़ी खुश-ओ-खुर्रम करे और हमारे लोग जो हैं वो हमेशा तरक्की की राह पर गामज़न रहें। जी, अज़हर साहब जैसे कि आपने बताया मेरी पैदाइश बाहर यूएई की और यहीं पे मैं पली-बड़ी। मास्टर्स के लिए मैं पाकिस्तान गई थी और वहाँ पर मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मुझे आई गॉट सिलेक्टेड बाय पीटीवी। पीटीवी में फिर उसके साथ मुझे बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। तलत हुसैन साहब, कतरीना हुसैन साहिबा, काशिफ अब्बासी बड़े अच्छे कोलीग मेरे रहे, हुमा मीर शाह, उमर खालिद भट्ट। और उसके बाद फिर एआरवाई के साथ मुझे जब ऑफ़र हुई तो देन आई जॉइन्ड एआरवाई क्योंकि मुझे वालिदैन के पास वापस दुबई आने का जो था वो मौका मिला था। और फिर यहाँ से हम करते रहे। सहाफ़त क्यों? उसकी एक प्राइमरी वजह ये है अज़हर साहब हमेशा मेरा ज़िंदगी में एक नस्ब-उल-ऐन रहा है कि मैं अपनी मौजूदगी, अपनी कंट्रीब्यूशन से दुनिया में कुछ अच्छा कर सकूँ, कुछ अच्छा मेरी वजह से कहीं पर कोई चेंज आ सके, किसी ज़िंदगी में चेंज आ सके और पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन हो मेरी। अब जैसे-जैसे ज़ाहिर है जब तालीम हासिल की और उस वक़्त ट्विन टावर्स का अटैक हुआ था। और मैंने देखा कि बहुत जब खबरें चली तो वो ऐसी खबरें थी जिसमें बहुत बड़े दुनिया के आलमी मीडिया के इदारे उन्होंने ट्विन टावर के फ़ौरन अटैक के बाद उन्होंने बता दिया कि जी तो फ़लस्तीनी सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये मतलब गलत-गलत उन्होंने इल्ज़ामात लगाने की शुरू कर दिए कि किसने ये ट्विन टावर का अटैक किया है। और बाद में जो उन्होंने फुटेज भी चलाई थी फ़लस्तीनियों की वो पता चला कि वो फेक फुटेज चलाई थी। यानी प्रोपेगेंडा यानी डिसइन्फो में वो आता है। उस वक़्त मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सहाफ़त को इस्तेमाल करना चाहती हूँ न सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए भी ताकि आप हक़ की आवाज़ सामने रख सकें एटलीस्ट लोगों को आप एक वो रुख़ दिखा सकें जो लोगों को वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखा रहा। वेस्टर्न मीडिया अच्छा हेजेमनी आप हमने करते बहुत हैं पढ़ी मास्टर्स में। नहीं, तो नहीं ये आपने ये बहुत अच्छे बेसिक तरीके से ये वजह बात यही बता थी। दी। अच्छा दूसरा बात जो है ना आप चलें अब थोड़ा-सा आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ की तरफ चलते हैं। क्योंकि ईद का मौका है और दियार-ए-गैर में रह रहे हों, यहाँ लाहौर में आप या मैं लाहौर में रहता हूँ या पाकिस्तान में रहता हूँ तो यहाँ हमारी ईद ही और है। सारा दिन में कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है और हम बोर नहीं होते। आप लोग जो कि ओवरसीज़ हैं और बड़ा दिल धड़कता है आपका पाकिस्तानी के लिए।
आप क्या समझते हैं कि ईद का त्योहार या ये जितने इवेंट है, आप इसको किस तरह देखती हैं और कैसे गुज़ारती मेरे ख़्याल से अल्लाह का बड़ा शुक्र है और बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं दुबई जैसी जगह पे हूँ, मुत्तहिदा अरब अमारात ऐसी जगह जहाँ पे हमें अज़ान की आवाज़ भी आती है, जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और हम ये जो तमाम तर फंक्शंस हैं हमारी एम्बेसीज़ में, कॉन्सुलेट्स में बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होते हैं, बड़ी अच्छी एसोसिएशंस हैं यहाँ पर और एक आपको जो आपकी आइडेंटिटी है एज़ अ मुस्लिम, वो आपको बहुत ज़्यादा जो है उसको ना सिर्फ़ एहसास होता है बल्कि आपको मनाने का वक़्त मिलता है ना। और यहाँ पर जिस तरह हमारी फैमिली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनके साथ हैं भाई-बहन हैं, कज़िन्स हैं। आपको ये भी इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि मेरे जो दादा हैं, वो यूएई में बिज़नेस करने के लिए 1960 में आए थे, 1960 में। हैं? 60 उन ओहो! उनका एक ट्रेड लाइसेंस है 1960 का, जी। वो 60 में ओके। कर रहे थे और आपको पता है इन जो यूएई की जो फेडरेशन बना था वो 1971 में बना था। तो मेरे दादा-अबू तब से बिज़नेस कर रहे थे बिटवीन यूएई, टर्की एंड हांगकांग। तो उसकी वजह से अब्बू की बहुत बड़ी फैमिली यहाँ पर मौजूद रही है। अब्बू के तमाम तर भाई मौजूद रहे हैं। बहनें उनकी मुख्तलिफ जगहों पे रही हैं लेकिन तो इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीबी है मैं समझती हूँ कि हमेशा हमें फैमिली का कज़िन्स का ताया हो गए खालाएँ होंगी, हमें बड़ा एक अच्छा उनका एक साथ रहा है और बिकॉज़ आप यूएई में हैं तो आपको एज़ अ मुस्लिम आपको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इसका मतलब दीन को बोर नहीं होती। इसका मतलब है यहाँ बोर नहीं होती, दो आप रिश्तेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, दोस्त-अहबाब बहुत ज़्यादा हैं। वक़्त फिर अपना खुशगपियों में या मिल-मिलाने से या खाने-पीने की दावतों पे गुज़रता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़र साहब हमारे घर तो चाँद रात भी बड़ी अच्छी मनाई जाती है, सब कज़िन सब आते हैं, मेहंदियाँ लगती हैं, फिर हमारे यहाँ ईद का पूरा अम्मी-अब्बू बहुत बड़ा एहतमाम करते हैं, मतलब बड़े होने की हैसियत से सारे खाने पे आते हैं, बाकायदा रानें बनती हैं पूरा पूरा एक दस्तरख़्वान जिसको कहते हैं ना आप, आपका ट्रेडिशनल दस्तरख़्वान लगता है, फिर हर एक के घर में खाने होते हैं, तो उस हिसाब से मैं समझती हूँ मतलब जो बहुत हमारे बहन-भाई बाहर भी हैं, वेस्ट में हैं यूके में, यूएसए में मतलब वो इस चीज़ को तरसते हैं। क्योंकि वहाँ पर तो प्रॉपर छुट्टी भी नहीं होती। अब आप यहाँ पर देखें, इतने केयरफुल थी यहाँ की हुकूमत कि उन्होंने कहा कि अगर जुम्मे को ईद होगी, तो फिर वर्किंग डे मंडे होगा और अगर सैटरडे की होती है, तो फिर हम मंडे को भी छुट्टी देंगे, ट्यूसडे होगा। तो यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद की छुट्टियाँ भी होती हैं, तो आपको बाकायदा ईद की नमाज़ होती है, उसका ऐलान होता है। तो आपको तमाम तर आपको एहसास होता है मुसलमान होने का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सियासतदानों से तो आप सभी से बहुत आपकी जो कि इंटरेक्शन रही है, मीडिया में रहने पे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आपने मैं ये नहीं कहता कि आपका इन्क्लाइन है इमरान खान साहब की तरफ, लेकिन मैंने मेजॉरिटी देखी है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ, आप पाकिस्तान के आने वाला दौर जो है, वो क्या समझती हैं कि इमरान खान साहब कुछ बेहतर कर सकते हैं या बाकी सियासतदानों में भी कोई उम्मीद है? अच्छा, बड़ा ही दिलचस्प सवाल है ये अज़र साहब और मेरा ख़्याल से मेरी क्योंकि मुलाकात रही है मैं इमरान खान साहब से भी मिल चुकी हूँ नवाज़ शरीफ साहब से भी मुलाकात हो चुकी है, शहबाज़ शरीफ साहब इन सब के इंटरव्यूज़ किए हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब का व्हाइल दे हैव बीन इन पावर और मेरी मरीम नवाज़ से भी मुलाकात हो चुकी है लंदन में। तो मेरी इन सब से मुलाकात रही है, इमरान खान साहब से भी मुलाकात रही है। एक तो बतौर अगर आप बोलेंगे एज़ अ स्पीकर, एज़ समबडी हू नोज़ हाउ टू एड्रेस द ऑडियंस, इमरान खान साहब जो हैं वो कैप्चर करना जानते हैं लोगों की इमेजिनेशन को, लोगों को अपने अल्फ़ाज़ के ज़रिए। अब आ जाते हैं हम जो पॉलिटिक्स के ऊपर है। पॉलिटिक्स में ओवरसीज़ मेरा ख़्याल से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस रुख से देखना चाहते हैं। बहुत सारे जो यहाँ पे एट लीस्ट मैं जिन लोगों से बहुत ज़्यादा उठती-बैठती हूँ बात होती है, तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको बताती हूँ हमारे यहाँ जो बहुत सारे हमारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे हमारे जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं बहुत सारे मुझे घुड़सवारी का शौक है, हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स जो हैं, उनका ताल्लुक केपी से है। और मेरी जब उनसे बात होती है, मैंने इंटरव्यूज़ भी अपने यूट्यूब चैनल में फोकस विद फायज़ा में डाले हुए हैं। उनसे इमरान खान साहब के आने से पहले भी जो एक पूरी लहर चली हुई थी पीटीआई के लिए, लोगों से मैं पूछती थी और वो कहते थे कि हमें इमरान खान साहब चाहिए, ठीक है? कुछ लोग हैं जो पीएमएलएन को भी करते हैं फ़ेवर, लेकिन ज़्यादातर जो मैं लोगों को उनकी उम्मीदें बहुत वाबस्ता थी पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ। दूसरा आप एक देख लें कि उनका जो एक स्टेट्समैन का फ़िगर है, वो बहुत ही नुमायाँ रहता है। वो चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली में उन्होंने एड्रेस किया,
इस्लामोफोबिया की बात की, चाहे वो ओआईसी को एड्रेस करें, चाहे वो इंडियन मीडिया को जवाब दे रहे हैं, अब्रॉड कहीं पर गए हैं, चाहे वो किसी लोकल ट्रांसपोर्ट पर बैठे अमेरिका में जाकर। अब इमरान खान साहब जो है वो क्यों कैप्चर करते हैं? ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों की बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ भूल जाते हैं उनके मुखालिफ कि इमरान खान साहब का और मीडिया का बड़ा चोली दामन का साथ है। बड़े अरसे का चोली दामन का साथ है और उनको एज़ अ क्रिकेटर से लेकर और जो उनका इमेज था वेस्ट में, तब से लेकर अब तक। मैं आपको एक छोटा वाकया बताती हूँ। एक दिन घुड़सवारी करते हुए आई फेल ऑफ फ्रॉम माय हॉर्स और लगा कि पाँव में एक मोच-वोच आ गई है। मैं यहाँ पे डॉक्टर के पास गई और जो डॉक्टर जो थे वो नॉन पाकिस्तानी थे, कोई वेस्टर्न उनकी नेशनैलिटी थी। जब बात करते-करते उनको पता चला मेरा क्या प्रोफ़ेशन है और कहते हैं अच्छा, तो मैंने कहा हाँ मेरी इमरान खान साहब की उस वक़्त कैम्पेनिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही थी। ये 2018 के इलेक्शंस के लगभग की बात है। तो मुझे कहते हैं, मुझे ये डॉक्टर साहब बोलते हैं, "आपको पता है मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।" अब ये ब्रिटिश नेशनल डॉक्टर साहब, ठीक है? और उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं मेरे कॉलेज के ज़माने में मैंने जो थे अपनी क्लास फेलो को जो बड़ी अच्छी स्केचिंग करता था, मैंने उसको जो है मैंने आई गिव हिम, मेरे ख़्याल से गालिबन उन्होंने पता नहीं कितने पाउंड्स का, आई डोंट रिमेंबर, अब 5 या 10 पाउंड के, मैंने इतने देकर तो इमरान खान का स्केच बनाकर जो है और उन्होंने बाद में मुझे सेंड किया बिकॉज़ मुझे उनकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। पता है, एज़ अ जर्नलिस्ट मैं सबूत चाहती हूँ ना कि नहीं, नहीं आप मज़ाक तो नहीं कर रहे। कहते हैं मैंने कॉलेज के ज़माने में उससे स्केच बनवाया था। तो अब ये जो इमरान खान साहब का जो इमेज है वेस्ट में, वो तो पाकिस्तानी नहीं है ना। सो कुछ देखिए, कुछ चीज़ें जो होती है ना, कुछ लोग, कुछ एक तो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, ठीक है? ये बात और सही दूसरी है। चीज़ है, कुछ लोग जो वो मीडिया में हैं, अब वो हैं अपने काम के ज़रिए, अपने स्पोर्ट्स के ज़रिए, फिर पॉलिटिक्स के ज़रिए, आप कैसे वो हिस्ट्री को माइनस कर सकते हैं? तो आप एक शख्स को अगर आप कहते हैं कि जी -1 कर देंगे, तो मेरे ख़्याल से बड़ी ही इम्मैच्योर बात है। आजकल के ज़माने में स्पेशली जबकि सोशल मीडिया का इतना आपके पास यहाँ पे प्रोपेलिंग फ़ोर्स है, आप नहीं कर सकते हैं। और आपको अगर एक शख्स पसंद नहीं है तो आप आएँ इलेक्शन के मैदान में उसको हराएँ। इमरान खान साहब की पॉलिसीज़, बुज़दार साहब की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनती रही हैं और ये बहुत लोगों का मानना है और मैं भी ये समझती हूँ कि अगर इमरान खान की हुकूमत को उल्टा ना जाता, जो उल्टा गया 2022 में, तो शायद इलेक्शंस जीतने के बड़े कम इम्कानात थे। अब हाल ये है कि उनकी टिकटें जो हैं वो कितने लोग लेने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं। तो ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं, अब उन्होंने कहा तो है लेकिन फिर दोबारा से चेमक गोइयाँ है कि शायद बुज़दार साहब के लिए कुर्रा निकल रहा है सीएम शिप का, तो जो इमरान खान साहब ने कहा है नहीं, मेरे ये ख़्याल से, अभी ज़रा वक़्त से पहले है। नहीं, मेरे फ़ायदा ख़्याल ये से ज़रा एक वक़्त से चीज़ मैं पहले। ज़रूर कहना चाहूँगी अज़र साहब कि इमरान खान साहब ने ये बहुत बड़े उन्होंने लोगों का एतबार लिया ये बात करके कि कुछ डिसिज़न्स में गलती हुई और ग़ालिबन उनका इशारा इलेक्टेबल्स की तरफ था। लेकिन जब हम दोबारा पावर में आएँगे, मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराऊँगा, हम वो गलतियाँ नहीं दोहराएँगे। तो इमरान खान साहब को उनके जो लोग हैं, जो उनको मशवरे दे रहे हैं, एडवाइज़र्स को बड़ा केयरफुली ये चीज़ रखना पड़ेगा क्योंकि जो लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बयानिया सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो पाकिस्तान में बेहतरी देखना चाहते हैं, उनको लेट डाउन नहीं फ़ील होना चाहिए कि दोबारा से शायद इलेक्टेबल्स जो है ना, उनके बगैर तो सियासत हो ही नहीं सकती पाकिस्तान में। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं कि आपने पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करना है, तो फिर पूरा सिस्टम कैसे ओवरहॉल होगा अगर यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया? अच्छा, अब चलते हैं अब ज़रा थोड़े-से तुंज़-ओ-तेज़ या सख्त सवालात की तरफ चलते हैं थोड़ा-सा ज़रा। ब आप क्या महसूस करती हैं अभी जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के डायनामिक्स जो इस मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं, यानी हम 75 सालों में का सफ़र तय कर चुके हैं। बड़ी सियासी जमातें, कोई भी आ जाए, मैं 2 मशरक़ी पाकिस्तान के सानिया को छोड़ के मैं आगे चलता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो चाहे जुनैद से शुरू हो, किसी शक्ल में आ जाए। फ़ैनेटिक मैं कह दूँ या मज़हबी इंतहा पसंद अगर वो सारे ले लें, पाकिस्तान को इनमें से किसी ने भी वहाँ तक नहीं पहुँचाया, जहाँ पहुँचना चाहिए था। और अभी भी आप देख लें कि जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, वो आपके सामने मौजूद है। और हम फिर देख रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहती है, तो ये जो ताकतें हैं, ये फिर आ खड़ी होती हैं। अभी रिसेंटली आप देख लें अ, असेंबलियाँ डिसॉल्व हो चुकी हैं 2, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। आईनी तौर पर ये लाज़मी है, इट्स एन ऑब्लिगेशन। आप क्या समझती हैं कि क्या पाकिस्तान को कुछ एडवांसमेंट की तरफ जाना है या इन्हीं के सहारों पे जीना है कि ये इन्हीं के सहारों पे यही लोग सियासत में रहेंगे या यही चेहरे होंगे, मुल्क आगे चलेगा? अज़र सिद्दीक साहब, एज़ एन एडवोकेट आपका इतना वसी तजुर्बा है
और मुझे बड़े अफ़सोस के साथ बहैसियत एक जर्नलिस्ट ये नोट करते हुए बड़ा अफ़सोस होता है कि जब मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया था ना 2007 का जो वो अरसा था लॉयर्स मूवमेंट का, बड़ा एक अहम बड़ा ही टर्निंग पॉइंट हमें लग रहा था। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस वक़्त तो जुडिशरी के लिए था, अब शायद आइन के रेस्टोरेशन के लिए शायद एक लॉयर्स मूवमेंट चलना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं पिछले दिन आई वाज़ टेकिंग स्टॉक ऑफ व्हाट वेयर वी आर, हमने कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कमाया, क्या खोया। अगर हम सिर्फ़ ये हालिया तनाज़ुर को भी छोड़कर सिर्फ़ ये देखें कि 2 दिहाइयों में क्या बदला है या तकरीबन 2 दिहाइयों में, मतलब दोबारा से उसी अदलिया की आप जो शान को बरकरार रखने में, उसी अदलिया की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को बरकरार रखने की जो बात हो रही है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक विशियस साइकिल चला हुआ है। और इसमें क्या कोई बेहतरी आने के इम्कानात है? बिल्कुल है। क्योंकि अगर सारे लोग पाकिस्तान का पहले सोचेंगे तो क्यों नहीं ये इम्कानात आ सकते? अब जैसे 90 दिन के इलेक्शंस का बड़ी एक सादी-सी बात है। आइन आपका कहता है इसमें ना आपकी बात, ना मेरी बात, ना किसी तीसरे की बात। और मुझे तो हैरानगी है उन तमाम तर कानूनी माहिरीन पर, बड़े बसद एहतराम, कि जो कहते हैं कि जी इसमें ये भी हो सकता है, तो वो भी लूप होल हो सकता है, वो भी। जब आइन आपको कह रहा है, मतलब एक सादा आदमी जो है, मैं यहाँ पर आई वाज़ देयर कुछ पाकिस्तानी गैदरिंग में, तो लोग कहते हैं जी आइन तो कहता है 90 डेज़ में इलेक्शंस है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? यही बड़ा छोटा-सा लेकिन बड़ा अहम सवाल है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जुडिशरी में इस वक़्त अगर हम देख रहे हैं, तो एक तरफ हमें बताया जाता है सियासतदानों का प्रॉब्लम है, ठीक है? और हम सियासतदानों को बरी-ए-ज़ुम्मा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि डिफेक्शंस हुई, हमने देखा कि लोग बिके, हमने देखा कि सिंध हाउस में वहाँ पर रखा गया लोगों को, हमने देखा बहुत सारे लोग जो हैं जिनको लोटा कहा जाता है, वो हुए। लेकिन दूसरी तरफ अच्छा, यहाँ 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 अब आपने एक सवाल छेड़ लिया, अच्छा हुआ पकड़ी गई हैं आप यहाँ पर। आपने वो आप ले गई हैं डिफेक्शन की तरफ। क्योंकि जब 2007 में मिसाक-ए-जमहूरियत ये सारा प्रोसेस चल रहा था, आप उसकी कवरेज के लिए लंदन में मौजूद थी। जी, और मिसाक-ए-जमहूरियत में जहाँ बाकी चीज़ें हालाँकि मैं उससे इख्तिलाफ नहीं, मैं उससे बहुत इख्तिलाफ करता हूँ। तबाही यानी मैंने 18वीं तरमीम के ज़रिए मुल्क को जितना नुकसान पहुँचाया, फिर ये हो गया केयरटेकर सेटअप कैसे आना है, ये तय हो गया जाने वाला और आने वाला, इलेक्शन कमीशन जाने और आने वाला मिली-भगत के साथ लगाना है। लेकिन वहाँ एक अहम इश्यू था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वो था मुनर्रफ अराकीन। वहाँ डिबेटें ये होती रही छांगा-मांगा की सियासत के बाद कि इसको रोकना है, बंद करना है, दरवाज़े लगा और बड़ी सख्त कंडीशन थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर अब तक की। और ये तय हो गया, मगर हमने यही देखा कि वही मिसाक-ए-जमहूरियत वाली जमातें इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, आपने जमातों को गिराने के लिए अब इमरान खान साहब तो वाज़ेह तौर पर कहते रहे कि साइफ़र वाला मामला उठाते रहे, लेकिन हम सब ने देखा कि ये कुछ हुआ है। यानी आर्टिकल 63 ए अगर ना होता, तो ये तो बड़ा खतरनाक हालात की तरफ ले जा रहे थे। तो आपने उन दिनों महसूस नहीं किया कि ये जो कुछ भी इन्होंने उस वक़्त किया था, वो मफादात की सियासत है। अब फिर मफादात की सियासत है। बिल्कुल अज़र साहब देखिए, उस वक़्त मिसाक-ए-जमहूरियत में अगर हम देख लें तो ज़ाहिर है पीएमएलएन के लिए तो कायदे इनके नवाज़ शरीफ साहब ही थे। इमरान खान साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। काज़ी हुसैन अहमद साहब मरहूम भी अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करे, वो भी थे। इमरान खान साहब और ये मुख्तलिफ मोहतरमा जमातें, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। पीपीपी की तरफ मैं आने लगी थी कि वहाँ से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मोहतरमा शहीद मौजूद थी, ठीक है? ये मिसाक-ए-जमहूरियत तब हुआ। उसके बाद हमने देखा उनकी शहादत हो गई। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि पीपीपी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ क्या सलूक किया। ना सिर्फ पीपीपी बल्कि पीएमएलएन को भी आप देख लें, ठीक है? इनकी आपस में ही बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरफ उन्होंने कहा कि मतलब लगा कि ऐसे समझौता हो गया है कि पीपीपी और पीएमएलएन का कि इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। फिर वो पीपीपी की तरफ से इलेक्शंस लड़ लिए गए। फिर नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से एक और उनकी तरफ से जो था वो एक्शन सामने आ गया। तो जो ये बात है कि जी नियतें और एक्शंस, देखिए बातें आप जितनी मर्ज़ी कर लें, लेकिन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जिस तरीके से मैं समझती हूँ, अफ़सोस के साथ धज्जियाँ उड़ाई गईं उस वक़्त। उसके बाद से मेरा ख़्याल से किसी को भी यकीन नहीं था कि इस तरीके से पीडीएम जो है वो इकट्ठी होगी और जिस तरीके से कहते थे सड़कों पे घसीटेंगे और गिरेबान पकड़ेंगे। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा मौजूद होती, गो कि उनकी बहुत सारी पॉलिसी से बड़ा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अगर वो मौजूद होती शायद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर कुछ अमल पैरा होता। इलेक्शंस की कुछ और सूरत-ए-हाल होती जब 2008 के उसके। लेकिन क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब, और उनसे भी जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने वो लेटर भी अपने पास उन्होंने फ्रेम करके रखा हुआ था कि ये मोहतरमा जो है वो लिख के गई हैं वसीयत में कि मतलब आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द मैटर्स ऑफ द पार्टी।
वो इंटरव्यू हमारा चला भी था मेरा और काशिफ अब्बासी का ARY पे। तो देखिए जो सियासतदान है, एक तरफ सियासतदान वाक़ई ज़बान से उनको फिरना नहीं चाहिए, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो कागज़ात हैं उनकी आइन की हाँ, देखें, आइन की अगर यहाँ पर अहमियत नहीं हो रही है, मतलब आइन पर भी हम लोग जो हैं वो लूप होल्स और हम जो हैं वो शॉर्टकट्स निकालने के ऊपर पड़े हुए हैं, तो फिर यहाँ पर मेरे ख़्याल से कॉल ऑफ फ़ेल में तज़ाद जो है ये बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। और इससे इसलिए पहले तो जो हम बात इसी कर रहे थे, उससे पहले जो बात करते हैं अज़र साहब देखें, सियासतदानों को हम अगर बरी-उज़्ज़िमा नहीं कर सकते, तो हमारी नज़रें जाती हैं जुडिशरी की तरफ। अब जुडिशरी में क्या हो रहा है? 2007 में ये था कि जुडिशरी में डिवाइड नहीं था। जिन जजेस ने जस्टिस वजीहुद्दीन साहब रिटायर्ड जिन लोगों ने नहीं लिया था पीसीओ के तहत हल्फ, उन्होंने नहीं लिया था। वो बड़ी क्लियर एक लाइन नहीं, रखी लेकिन थी। फ़ायदा मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको, मैं इसलिए रोक रहा हूँ, मैं चूँकि लॉयर्स मूवमेंट का बहुत अहम किरदार था, मीडिया एडवाइज़र, कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार था। एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, लॉयर्स मूवमेंट का मकसद बाद में मैंने जो ढूँढ लिया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को निकालना था और अपनी पसंद के जजेस भर्ती कर रहे थे और हुआ ये। आपको याद होगा 2009 में जब इफ्तिखार चौधरी वापस आए, 105 जज निकाले गए और वो जजेस भर्ती किए और उसके बाद अब आप जो कुछ हालात वाक़ियात आप देख रहे हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं ये चीज़ें किस सिमत और किस डगर में चल रही हैं। अब चूँकि मैं प्रोग्राम बड़ा लंबा हो गया है, अब आखिर में आप क्या समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, जो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी हैं और उसमें भी डिवाइड की कोशिश साजिश चल रही है। जो आपको पता है 1997 में उस वक़्त रफ़ीक तारड़ वग़ैरह ने किया था, बैग लेकर चले गए थे और वही शायद दोहराने की अब अदलिया को तक़सीम करने की कोशिश हो रही है। आप क्या समझती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पर भी, जर्नलिस्ट के तौर पर भी कि क्या इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ वाक़ई कायम हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएँगे और ये मुल्क सही डायरेक्शन पे चल निकलेगा? देखिए अज़र साहब मैं तो एक इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूँ और मेरा बड़ा पुख्ता यकीन है जो कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। अब ये बिल्कुल उनका ऐसे ही। एक बड़ा एक फ़ेमस कोट है हमारे कायद का। लेकिन साथ-साथ देखिए वाक़ई वो कहते हैं ना कि जो अंदर से अगर आप मुल्क को देखें ना तो क्या हमारे जो बैरूनी दुश्मन है, क्या उनसे ज़्यादा अंदरूनी दुश्मन है? और मेरा ख़्याल से पिछले 1 साल में हमें बहुत सारे सिस्टम्स एक्सपोज़ हुए हैं हमारे कि हमारे कितने सिस्टम्स में कितनी-कितनी, कहाँ-कहाँ कमज़ोरियाँ हैं। और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान को अंदरूनी बहुत सारी ऐसी कुव्वतों से ज़्यादा ख़तरा है बनिस्बत बाहर की। अगर 2007 का आपने एक अपना एनालिसिस दिया और आपकी एक बड़ी तजुर्बागाह निगाह भी है। मैं सिर्फ़ ये देखती थी एज़ अ मीडिया पर्सन कि 2007 में तमाम मीडिया जो थे, वो खड़े हुए थे उनके साथ जुडिशरी के साथ। इस वक़्त अफ़सोस के साथ मैंने देखा है कि इमरान खान साहब की देखिए उनकी गवर्नमेंट में लाख बुराइयाँ हो सकती थी, लेकिन उसको क्या कॉन्स्टिट्यूशनली मैं उसको इस तरह से लेती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देकर इमरान खान साहब की हुकूमत को, एक चलती-फिरती हुकूमत को विदाउट एनी कंट्रोवर्सीज़, विदाउट एनी चार्जेज़ जो है, उस हुकूमत को जो है वो हटाया गया। ठीक है? अब हम इस नहज के ऊपर खड़े हैं कि आज हम ये बात कर रहे हैं और अफ़सोस के साथ मीडिया इतने बुरी तरीके से डिवाइडेड है। कुछ एजेंडा ड्रिवन है, बड़ा साफ तरीके से ज़ाहिर होता है। उसकी तरफ हम देखते हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी उनके साथ मौजूद है। तो ये अगर सबका किबला एक तरफ हो जाए ना, सब एक ही चीज़ चाहेंगे तो पाकिस्तान को तरक्की की राह से तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैंने जो स्ट्रीट पे देखा है, मैं लोगों के साथ जाके जब इंटरव्यूज़ करती हूँ पाकिस्तान में, जो मैंने लोगों को सुना है, लोग जो है ना वो चेंज के मूड में हैं। और मुझे ये भी लगता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट हैं तो हमारे लोग ना, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हैं तो हमारे ही लोग ना, वो ये चीज़ें नहीं देखते हैं, वो ये चीज़ महसूस करते हैं। क्योंकि जब स्टेट हमने देखा कि इमरान खान साहब उधर कोर्ट पे गए और पीछे देखा ज़मान पार्क पे जब अटैक हुआ, लेकिन जब स्टेट किसी को आड़े हाथों लेना चाहती है ना, तो स्टेट को कोई नहीं रोक सकता, अज़र सिद्दीक साहब। और ये जो है, मैं ये नहीं कह रही कि लोग नहीं खड़े हुए इमरान खान साहब, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ पे ज़मान पार्क में बहुत हम देख रहे हैं वहाँ पे उनके सपोर्टर्स निकले और मैं ये भी रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ कि बड़ा अफ़सोस के साथ जो सेडिशन के केसेस बनाए गए, जो गिरफ्तारियाँ छापे हो रही हैं और ख़ास तौर पे एज़ अ वुमन मुझे बड़ा अफ़सोस होता है जिन ख़वातीन के घरों पे छापे मरे पड़े हैं, अगर उनके हस्बैंड्स या भाई घर पे मौजूद नहीं है, कौन-सा लॉ आपको ये इजाज़त देता है? और ये अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू के घर पर, मतलब कौन-सा लॉ आपको इजाज़त देता है? हमारे तो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता है। तो ये जो सब हुआ है मैं मुझे मुझे ये लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट वाले भी हैं और गो के एस्टेब्लिशमेंट का हम तो समझते हैं रोल नहीं होना चाहिए।
जी, आप जाएँ पोल्स पे, आप वोट दें और जी जो जौन-सी पार्टी ले जाए, आए मैदान में। और इस वक़्त हम देख रहे हैं पीटीआई ने पंजाब के लिए तमाम कैंडिडेट्स को टिकट्स दे दिए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीडीएम वाले कभी खबर आ जाती है बॉयकॉट हुए, फिर आते हैं जी ये खबर फेक थी, हम तो इंतज़ार करें क्योंकि ये उस तारीख पर होना नहीं है। तो आएँ-बाएँ-शाएँ वो जो ना, वो जिसको कहते हैं ना कि वो मुख्तलिफ तरीकों से एक चीज़ से बचने के लिए जो आप बहाने निकालते हैं ना, तो देखें इलेक्शंस हमने देखा ये पूरे साल में जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए, पीटीआई ने लीड किया। और पीटीआई पे अब ये भारी ज़िम्मेदारी है कि अगर इनको किसी पॉइंट पे हुकूमत मिलती है, तो इनको दोबारा से ये बयानिया सामने नहीं आना चाहिए कि हम करना चाह रहे थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे। तो ये पाकिस्तानी जो हैं वो चेंज के मूड में हैं। हमारा बड़ा रोमांस रहा है हमारी फ़ौज के साथ। हम बड़े हुए हैं मिल्ली नग़्मे और फ़ौज की तारीफ़ें सुनते हुए, अपने शुहदा को सलाम देते हुए। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जितने भी इदारे हैं, वो लोगों की उमंगों को भी समझेंगे और वो लोगों की भी जो इलेक्शंस है जी, इलेक्शंस करवाने हैं ना, आप इलेक्शंस करवाएँ, जिसका मैंडेट, जिसका पलड़ा भारी है, वो आप उसको जो है, उसको आप दे दें पावर। मतलब कि ये तो बैलेट ने देनी है ना पावर। अगर ये रोल कोई समझता है कि सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट ही देगी पावर, तो फिर देखें जी, फिर मुल्क इसी भँवर में ही चलता रहेगा और फिर हम एशियन टाइगर तो मेरे ख़्याल से बड़ी दूर की बात है, तो फिर हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे बहरहाल अपने लोगों पर भी यकीन है और मुझे अपने उन इदारों पर भी यकीन है जो समझते हैं कि लोगों की पावर जो है, लोगों की विल जो है, उसको जो है देखिए आप जैसे लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लॉयर्स मैं देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे सियासतदान, अज़र साहब ये कभी नहीं हुआ है। सियासतदानों को पार्टी ओहदों से ना सिर्फ़ हटाया गया, पीपीपी में आप देख लें उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं जी ये आप ज़्यादती कर रहे हैं पीटीआई के साथ, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे ख़्याल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, हमें इतना दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पे लबैक कर रहे हैं। और जब लोगों के अगर ज़मीर जागते हैं, तो ज़ाहिर है फिर आप देखते हैं कि लोगों का जो एक्शन है वो बड़ा ही मुख्तलिफ होता है। नहीं जी, बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, आपने इतना वक़्त दिया, प्रोग्राम ज़रा लंबा हो गया, लेकिन मल्टीपल इश्यूज़ पे गुफ्तगू कर रही थी, वो सारी हो गई है। और आने वाला दौर जो है, हम तो बड़े, अब जो हालात पाकिस्तान के अंदर बने हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन ये सारी सियासी जमातें लगी हैं, एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल अपना अदा कर रही है, बाकी लोग अपना अदा कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दबाया जा सके। इजाज़त चाहते हैं, फिर दोबारा कभी आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।